शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। हमारे इस पॉडकास्ट में आज हम आरोग्य भारती पर बात करेंगे। जाहिर है, जैसा इसका नाम है, आपको एहसास हो रहा होगा ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। लेकिन क्या ये लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देती है, दवा देती है, समझ देती है, सलाह देती है, प्रेरित करती है, या ये सियासत में भी कुछ दखल रखती है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वाषण जी मौजूद हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या काम है आरोग्य भारती का? आरोग्य भारती जैसा नाम है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना, यह आरोग्य भारती का काम है। रोगी हो गया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोगी ही न बने, अपनी सामान्य दिनचर्या से, आहार विहार से, पॉजिटिव थिंकिंग से एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और इसीलिए स्वास्थ्य जागरण करना, उसको सेवा के रूप में लेना, और बुद्धिजीवी वर्ग है उसके लिए एकेडमिक ओरिएंटेशन करना, यह आरोग्य भारती का कार्य है। कोरोना काल आया, आरोग्य भारती ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, और उस दौर में आप कहीं जा तो सकते नहीं थे, तो एक क्षेत्र में, एक केंद्र में बैठकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया आप? कोरोना की कोई सटीक दवा नहीं होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने सामान्य व्यक्तियों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की थी। क्योंकि अगर कोई दवा नहीं है तो व्यक्ति क्या करे? तो कम से कम अपनी इम्यूनिटी को वो अच्छी बना के रखेगा तो जल्दी बीमार नहीं होगा। सामान्य जन का विषय है तो उसको बड़े बड़े काम नहीं चाहिए, छोटे छोटे उपक्रम चाहिए। इसलिए हाथ धोना है, मास्क लगाना है, घर का बना ताज़ा भोजन करना है, नाक में 2 बूंद अणु तेल डालना है, गर्म पानी पीना है, घर में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाना है। 4 ही चीज़ें थी: तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च। एक बार फिर खतरा ऐसा चर्चा में है कि एक बार फिर कोरोना का खतरा महसूस हो रहा है। आपके पास इसकी कोई जानकारी? ऐसा है कि इस तरह की बीमारियां सामान्य रूप से पहले भी और आज भी होती रहती हैं। उस समय ये वायरस एक नया आया था, खतरा ज़्यादा था। अभी इतने वर्षों में, 4-5 वर्षों में बहुत सारे लोग उससे इम्यून हो गए हैं। और एक जैसे सामान्य अन्य बीमारियां होती हैं, वैसे यह बीमारी भी इस समय है, और इसलिए ये महामारी का रूप कभी भी धारण नहीं कर सकती भविष्य में। मेरा जो सवाल था आपसे पहले कि एक जगह बैठकर, ये तो आपने जागरूकता की बात बताई, लेकिन एक जगह बैठकर कैसे जागरूक कर पाए आप? इतने ढेर सारे लोगों से कैसे संवाद हुआ, कैसे संपर्क हुआ? इसलिए कि बाहर निकलना ही मुश्किल था उस दौर में। उन दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये डेवलप हुए लोगों के लिए, विद्यार्थी से लेकर के सरकारी तंत्र, कॉरपोरेट सेक्टर तक, और उसी का सदुपयोग सभी ने किया। चूँकि ऑनलाइन सिस्टम में हम पूरे देश के लोगों को जोड़ सकते हैं, अलग अलग विषयों को में मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं लोगों से, लोगों के सुझाव ले सकते हैं। तो जो घर में बैठकर एक नेगेटिविटी आने की उम्मीद हो सकती है, उसको अगर हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने ज्ञानवर्धन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका लाभ मिलता है। और वही लाभ मिला भी, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है वो भी ध्यान में आया। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े आपके साथ इस अभियान में? कहाँ कहाँ से लोग जुड़े? किन से आप संपर्क कर पाए? नहीं, पूरे देश भर से लोग जुड़े, उसमें कोई राज्य ऐसा नहीं कह सकते। विदेशों में भी हाँ, विदेशों में भी जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होती थी, जर्मनी से, इटली से, अमेरिका से, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से,
ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से। कभी कभी हमने ऑर्गेनाइज किया, कभी हम किसी का पार्ट बने। जी। अब एक वेबिनार था जकार्ता से, अब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मुझे जोड़ा उसने। एक अमेरिका से था, शिकागो से, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हमको यहाँ से जोड़ा। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का था, इंटरनेशनल था, उन्होंने सबको जोड़ा, हमको भी जोड़ा, उनको भी जोड़ा। तो इंटरनेशनली सभी जुड़े होने के कारण से जानकारी का आदान प्रदान भी हुआ, और आदान प्रदान के साथ साथ ज्ञानवर्धन और एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भोपाल में केंद्रीय कार्यालय है, तो भोपाल को ही क्यों चुना? क्या खासियत थी? दिल्ली में भी हो सकता था और भी कहीं हो सकता था, भोपाल ही क्यों चुना गया इसके लिए? ऐसा है कि सन 2002 में आरोग्य भारती की स्थापना हुई, और यहीं पर उस संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ 2004 में, और वो अखिल भारतीय रजिस्ट्रेशन था। एक कारण दूसरा भी है कि ज्योग्राफिकली भोपाल देश के मध्य में आता है, तो यहाँ से आवागमन कहीं भी आसान है। हम दूसरा स्थान भी चुन सकते थे, लेकिन चूंकि मैं 2012 में जुड़ा और उसके पहले ये बेसिक चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए हम या मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसको बदल नहीं कर सकते। कैसे शुरू हुई इसकी यात्रा? जब आप यहाँ आए तो जैसा मुझे याद है, एक छोटे से कमरे से इसकी यात्रा शुरू हुई। आज कार्यालय काफ़ी विस्तृत हो गया है, काम बहुत फैल गया है। क्या इस दौर में क्या अनुभव रहे हैं आपके? वास्तव में स्वास्थ्य जागरण का कार्य होने के कारण हम कहीं भी रहें, किसी को भी हम जोड़ सकते हैं, हम दूसरे स्थान पर जाकर के भी बोल सकते हैं, हम किसी भी स्थान पर मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। विद्यालय हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कॉलोनी हो सकती है, मल्टी हो सकती है, मोहल्ला हो सकता है, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर एक समूह रहता है तो वो हो सकता है। कार्यालय जब से बना 2021 से, तब से हमारे पास एक केंद्र हो जाने के कारण सब गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना, उनको दिखाना, उनके बाद वहाँ पर से कुछ गतिविधि करना, यह अधिक दिखने लगा। काम तो था पहले भी, लेकिन दिखाने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं था। आज हमारे पास स्थान है, सरकारी क्वार्टर ही है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो आने वाले लोगों ने बनाया कि सब प्रकार के व्यक्ति आते हैं, थोड़ी व्यवस्थितता देखते हैं, स्वास्थ्य संबंधी वायुमंडल देखते हैं, तो उनको लगता है हाँ ये एक अच्छा स्थान है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, और हर आने वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य जानकारी वहाँ मिलती है। ये सिर्फ जानकारियाँ भी देते हैं कि आप वहाँ स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को मिलता है, इलाज भी करते हैं क्या? आरोग्य भारती ट्रीटमेंट ओरिएंटेड काम नहीं करता, वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ही काम करता है, स्वास्थ्य जागरण करना। और इसीलिए अगर कार्यालय का करें तो हमारे 3 बार योग का क्लास चलती है जी। मेडिसिनल गार्डन है वहाँ पर, जी। एक चैरिटेबल क्लिनिक है। हाँ जी। तो अलग अलग प्रकार से जानकारी लोगों को मिलती है, साहित्य अलग अलग वहाँ से निकलता है। तो कुछ देखने से, कुछ साहित्य पढ़ने से व्यक्ति में जागरूकता आती है। ट्रीटमेंट ओरिएंटेड काम कार्य का अंग न होने से हम वो काम नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे थे कुछ संस्थाओं को, जैसे विद्यालय या इस तरह की, तो क्या आरोग्य भारती ऐसे कुछ संस्थान भी संचालित करते हैं? संस्थानों को संचालित नहीं करते, संस्थानों को हम मॉड्यूल, हेल्दी मॉड्यूल में क्रिएट करते हैं। वो संस्थान शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, उद्योग हो सकते हैं, निवासी क्षेत्र हो सकते हैं, कि जहाँ पर हम एक समूह को जानकारी देकर मोटिवेट करते, तैयार करते कि आप स्वस्थ जीवन शैली के इन पहलुओं का पालन करो, आप करोगे तो आप स्वयं स्वस्थ रहोगे। तो उन विषयों का प्रशिक्षण देना, उनका साहित्य देना, उनको कन्विंस करना, यह काम आरोग्य भारती के हिस्से में आता है। और इसलिए ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन ना देकर हम सामान्य व्यक्ति को सामने रखकर उनको स्वास्थ्य के लिए तैयार करना, और वे स्वयं भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें,
और अपने आसपास रहने वाले जो अन्य सहयोगी हैं उनको भी स्वस्थ रखने में सहायता करें, ये काम आरोग्य। आरएसएस का किस तरह का नियंत्रण है इस पर? कैसे किस तरह मार्गदर्शन लेते हैं, रिपोर्ट देते हैं? किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ क्या समन्वय रहता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार प्रेरणा से बहुत सारे संगठन काम करते हैं। विचार प्रेरणा का तात्पर्य एक बेसिक चीज से है कि हम हमारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति, उसका सर्वांगीण विकास करना, उसको एक राष्ट्रीय दृष्टि देना, एक संगठन का तंत्र विकसित करना। अब ये बेसिक चीज़ है। अब हम किसी भी क्षेत्र में काम करें तो ये आएगा ही आएगा जी कि हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आएगा उसको हम मोटिवेट करेंगे, सब प्रकार से तैयार करेंगे, जी उसको उसकी एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार हो। हम स्वास्थ्य में है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेंगे। पूरा काम को फैलाना है, व्यवस्थित तंत्र देना है, तो संगठनात्मक रचना भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो संघ ने हमको बेसिक चीज़ें दी हैं, उनको हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये हमारी कुशलता पर निर्भर है। तो क्या चुनाव के समय और बाकी समय भी आपकी कोई भूमिका रहती? नहीं, चुनाव के समय जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक क्षेत्र चुनाव लड़ता है। जी बाकी अन्य समाज के लोग जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए, जागरूकता बनानी चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए, जैसे बाकी सब करते वैसे हम भी करते हैं। कोई अलग से कोई दायित्व लेकर के काम करना यह अब हमसे अपेक्षित भी नहीं है और हम करते भी नहीं। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते से अपना वोट देना, लोगों को कन्विंस करना, कहीं चर्चा होती है तो दृष्टि तैयार करना, निर्भीक विवेक से विश्लेषण करना, ये काम हमारे देश में। सरकार को भी आप कुछ मार्गदर्शन देते हैं इस पर, उनसे भी कुछ समन्वय बनाते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जब आवश्यकता होती है तो स्वास्थ्य की जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ कैसे रहनी चाहिए, पूरे देश का मूड कैसा है, अभी हमारे पास जो चीज़ चल रही है उसमें वो ठीक है या उसमें कुछ सुधार आवश्यक है, तो समय समय पर जब कभी हम बैठते हैं या तो मिलते हैं कोई, तो अपनी ओर से बात रखते हैं। कभी ऐसा भी है कि नहीं, हमको ही लगता है तो हम समय लेकर के, जैसे बाकी डेलीगेशन मिलते हैं हमारा डेलीगेशन मिलता है। जी अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी कैसे रहनी चाहिए हमने कोशिश की। जी 2012 से होमवर्क किया, 2014 में दिया, 2017 में प्रकाशित हुआ, हमने देखा उसको। अभी पिछले 5 वर्षों से चल रहा है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। सरकार अपना प्रयत्न कर रही है, हम स्वास्थ्य के संगठन है, पूरे देश में काम करते हैं, इसलिए हमने भी ऐसे कुछ विशेषज्ञों के साथ चर्चा की, वार्ता की, एक ड्राफ्ट तैयार किया, सरकार को दिया, 4 वर्ष पहले ही दे दिया। जी तो जहाँ आवश्यकता होती है अवश्य, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, हम सुनते हैं उसमें, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल कंपल्शंस। तो जो आपने ये सब उन्हें सुझाव दिए, उस पर कितना अमल किया सरकार ने? किस तरह से चीज़ें शुरू हो गई हैं, क्या चल रही हैं, और आपके साथ सरकार किस तरह से उस पर जुड़ी हुई है? देखिए, हमारी भूमिका सुझावात्मक है। सुझावात्मक होने के कारण से हम जैसे एक सामान्य अन्य सामाजिक संगठन है वैसे ही सामाजिक संगठन है। ये हमारे विषय, हमारे प्रस्तुतिकरण, हमारे नीति मैंने दिशा पर है कि उनको अगर उचित लगेगा तो वो करेंगे। उदाहरण के लिए देश की नेशनल हेल्थ पॉलिसी कैसे रहनी चाहिए, जब हमने 2014 में दिया और 12 घंटे तक बराबर डिस्कशन हुआ सब एक्सपर्ट्स के साथ में, तो 2017 में जब प्रकाशित हुई तो हमने देखा 80% रिकमेंडेशंस उसमें समाहित हो गए। जी तो हमको लगा कि हमारी दिशा ठीक है। मतलब क्या सरकार अपने स्तर पर बहुत इस पे पहले कोई बहुत योजना, बहुत तैयारी नहीं पहले थी थी उनकी जी 1986 में हेल्थ पॉलिसी बनी थी, जी हर 10 वर्ष में वो रिव्यू होनी चाहिए, जी वो नहीं हुई। तो 2014 में सरकार ने रिव्यू किया तो 2017 में जब प्रकाशन हुआ तो सबके सामने आया। ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम है,
इसमें किस तरह से क्या सारी जितनी पद्धतियां हैं उसको सबको एक साथ जोड़ना है, एक छत के नीचे लाना है, या अलग अलग बीमारियों के अलग अलग ढंग से इलाज करने हैं? क्या उसके पीछे क्या सोच? उसके पीछे की सोच ऐसी है कि अभी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पैथी सेंट्रिक है। जी। अर्थात जिस विद्यार्थी ने जिस पद्धति से पढ़ाई की है उसकी तो उसको सब जानकारी है, रिसर्च के बारे में भी, विषय के बारे में भी। लेकिन हर पद्धति की जहाँ अपनी एक विशेषताएं हैं वहीं उसकी सीमाएं हैं। दूसरी पद्धति की क्या विशेषता है वो ये एक विद्यार्थी नहीं पढ़ता। तो दूसरी पद्धति की विशेषताएं भी अगर मालूम होंगी तो एक ही पद्धति से पढ़ने वाला व्यक्ति उसका भी सदुपयोग कर सकता है। इसका और एक बेसिक चीज़ है कि अभी हमारा जो सिस्टम है वो पैथी सेंट्रिक माने पद्धति आधारित है। अगर ये रोगी आधारित हो जाए तो कि पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट को सर्जरी चाहिए कि पाचन तंत्र ठीक करने से काम चलेगा कि काउंसलिंग से काम चलेगा, ये मुख्य चीज़ है। जो पेशेंट की आवश्यकता है जिससे वो स्वस्थ रह सके, उस तरह का ट्रीटमेंट अगर दिया तो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा, कम पैसे में ठीक होगा। कम पैसे में ठीक होगा तो उसका जो बचा हुआ पैसा उसी के विकास में काम में आएगा। और कम समय तक बीमार रहेगा तो मनस्थिति ठीक रहेगी उसकी। और आज जो डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो कम है, उस समय रोगी कम होंगे तो सभी रोगियों के लिए जितने उपलब्ध डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध रह सकेंगे। और इसलिए पेशेंट सेंट्रिक सिस्टम ये बने, ये आज की आवश्यकता अनुभव होती है। और इसके लिए हर विद्यार्थी को सभी पद्धतियों की फंडामेंटल जानकारी चाहिए और अपनी पद्धति की विशेषताएं मालूम होती हैं। लेकिन लिमिटेशंस मालूम होने के बाद भी विद्यार्थी या चिकित्सक उसका उपयोग नहीं करते। तो अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर रोगी की आवश्यकता को तो ये समझें। दूसरी पद्धतियों को कैसे जानकारी मिलेगी? दूसरी पद्धतियों से कैसे जोड़ा जा सकेगा? और नहीं, क्या वो उस तरह की पद्धतियों में भी इलाज करना उनके लिए संभव होगा? ऐसा है कि जब वो पढ़ाई करेंगे तो कर सकते हैं। और इसीलिए नए सिस्टम में है कि जो 5 वर्ष का पाठ्यक्रम है जी। उसमें पहले 2 वर्ष जो कॉमन विषय है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये कॉमन विषय है। वो पहले आज भी पढ़ते हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे। एथिकल वैल्यूज सभी के लिए समान होते हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्ट हर एक के लिए उपयोग करने के लिए हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है। केवल अगर विद्यार्थी को सभी पद्धतियों के फंडामेंटल्स पता लग जाए तो वे उनकी अच्छाइयों को जान सकेंगे। और तो सभी चिकित्सक सभी पद्धतियों को जानेंगे तो फिर वो जब ट्रीटमेंट करते समय ध्यान रखेंगे कि कौन सा विषय किस पद्धति में ज़्यादा ठीक से हो सकता है। तो इसलिए विद्यार्थी पढ़ेगा तो करेगा। जी। आप सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं और कई प्रेरणादायी स्टोरी और उसके अलावा कई अन्य तरह की भी स्टोरी जो है आप समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो ये सोशल मीडिया का इस तरह का उपयोग, इसको आप कैसे मानते हैं और आप क्या क्या उपयोग करते हैं इसका? हर चीज के लाभ भी हैं और हानि भी है। अगर हम उसका सही सदुपयोग करें, वो सोशल मीडिया है, वस्तु है, इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो अवश्य ही वो लाभकारी है। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अति सर्वत्र वर्जयित। अगर ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा। तो इसलिए अगर हम सकारात्मक हैं तो हमको सब चीज़ सकारात्मक दिखलाई पड़ेगी। हम ही नकारात्मक हैं तो हमको नकारात्मक दिखलाई पड़ेगी। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उसका उपयोग करने वाले, देखने वाले अनेक लोग हैं। हमारे चाहे हम व्हाट्सएप पर लिखें हैं चाहे फेसबुक पर लिखें हैं, उसको पढ़ने के बाद लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलता है क्या? अगर मिलता है तो उपयुक्त है,
नहीं मिलता तो वो हानिकारक है, या नेगेटिव लिखते तो भी हानिकारक है। आज आज आपने एक पोस्ट किया है, एक माँ है, बच्चा है और उसका ये सबसे आपका अंतिम पोस्ट यही है। तो इसके पीछे क्या एक वीडियो है ये इस क्या संदेश है इससे? ईश्वर सब जगह है, और अगर विश्वास है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। इस वीडियो में उतना ही है कि एक दुर्घटना में विमान क्षतिग्रस्त हो गया, बच्चा हाथ से छूट गया। बच्चा हाथ से छूट गया, भगवान की कुछ ऐसी कृपा कि उसको पहले से कुछ पैराशूट लगे थे, वो धीमे धीमे नीचे आया, तेजी से नहीं आया। दूर से बिल्ली ने देखा, वो पानी में तैर के गई, उसको अपने कंधे पर लेके आई। भगवान की कृपा से एक सूटकेस मिल गया, उस पर बैठ के आ गए। छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता, वो बिल्ली ने ही सब काम किया अपना। और जब तक बिल्ली संभालती तब तक जो दूसरे रेस्क्यू करने वाले लोग थे उन्होंने ढूंढ लिया उसको और बच्चे और माँ को मिला दिया। जी। तो भगवान कुछ हर एक की सहायता करता है। अगर हमको विश्वास है तो अवश्य ही हम को कुछ ना कुछ लाभ उसमें से होगा। कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए आपने एक तंज किया है कि कचरा फैलाने को लिए पढ़ाई का महत्व नहीं रहता जब दूसरा आदमी आपका फैलाया हुआ कचरा उठाता है। हाँ, तो ठीक है ना। जी। एक स्टोरी भी है इसमें, एक कहानी है। बहुत सारी मिलेगी। नहीं, एक स्टोरी है आपकी अभी जो ताज़ी स्टोरी है कि जिसमें एक बुज़ुर्ग कहीं मीटिंग में हैं और वो बता रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा तो वो बेरोज़गार हो जाएगा, पैथोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा तो क्या ये भी एक संदेश है। उसमें संदेश ऐसा है, जी। हर व्यक्ति की हर विषय की उपयोगिता है। जी। और इसको अगर हमने ध्यान में लिया जी। तो उस उपयोगिता को ध्यान में रखकर हम अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड से चलेंगे। जी। हमारी अपेक्षा उतनी ही होनी चाहिए जितना आवश्यकता है। हम अगर अधिक अपेक्षा करेंगे तो शायद हम उचित नहीं करेंगे। जी। इसलिए जितनी आवश्यकता उतनी अपेक्षा करेंगे तो दूसरा वाला भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। अब वो वृद्ध सज्जन है, अब अच्छी चीज़ क्या है उनकी, पॉजिटिव मूड में है। जी। जो भी कोई प्रश्न पूछता है, बातचीत करता है, वो पॉजिटिव आंसर देते हैं। जी। अगर ऐसा सभी व्यक्ति हो जाएं तो बुढ़ापा हो चाहे पूरा जीवन, परिवार हो चाहे व्यक्ति स्वयं, समाज हो चाहे राष्ट्र हो, सभी स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। आपको थोड़ा सा हल्का सा राजनीति की तरफ ले चलूँगा, इसलिए कि तत्कालीन राष्ट्रपति यहाँ आए थे, एक बड़ा आयोजन भी आपने उनके साथ किया, उसके बाद इस गतिविधियों में और तेज़ी आई। इसके पहले आप इस प्रकल्प के पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य कार्य में सक्रिय रहे, झारखंड में थे, उत्तर प्रदेश में थे, और तब और अब के कामों में आप अंतर क्या देख रहे हैं? इसलिए कि इस समय मीडिया में बड़ी सुर्खियां हैं कि स्वयं सेवक संघ अपना प्रचारक नहीं भेजेगा अब बीजेपी के काम में, और इसके अलावा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, अभी सहमति नहीं बन पाई है, और ऐसी कई तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो राजनीतिक विषय हमारी चर्चा में भी नहीं होते, विचार में भी नहीं होते। सभी संगठन अलग अलग हैं, स्वायत्त हैं, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए अब भाजपा के बारे में है तो अन्य संगठनों के बारे में भी तो हो सकता है, कोई पूछ सकता है। उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष कौन है हमको मालूम ही नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष कौन है हमको मालूम ही नहीं होगा। तो हमारे लिए सभी बराबर है और हम उनके बारे में बहुत, हमको विश्वास है जो कार्यकर्ता वहाँ पर है जो करेंगे वो ठीक करेंगे। रही मेरी स्वयं की बात, तो हर जगह भूमिका अलग अलग होती है। जैसे
प्रशासन तंत्र में एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो अखिल भारतीय तंत्र है। वो जब तक सेक्रेटरीट में है, सेक्रेटरीट के हिसाब से काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, फील्ड के हिसाब से काम करते हैं, PSUs में जाते हैं, PSUs के हिसाब से काम करते हैं, फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन के हिसाब से काम करते हैं। काम उनका क्या है? नियम कानून को जानना, उनको ठीक से लागू करना, भारत की भावना को अच्छे भाव में पहुंचाना। यही संघ में भी है। प्रचारक भी एक अखिल भारतीय रचना का अंग है। जब तक हमको संगठन की संघ की जिम्मेवारी थी, हम वो काम करते थे, एक निर्धारित क्षेत्र में करते थे। अभी हमारी जो हमको कहा कि नहीं, अब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करो, तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। काम वही है, राष्ट्रीय दृष्टि, संगठन, व्यक्ति का विकास। और इसलिए अभी हम जो काम कर रहे हैं वो भी काम संगठन का ही है, विचार आधारित काम है, और एक अलग प्रकार का मतलब केवल संगठनात्मक नहीं है। तो स्वास्थ्य को आधार लेकर समाज को दिशा देना और नए नए लोगों को खोज कर उसकी मुख्य धारा माने स्वास्थ्य के जो हमारा चिंतन है उसकी धारा में जोड़ना, यह काम हमारा है। और इसीलिए दूसरे संगठन क्या करते हैं, जैसा बाकी सब कंसर्न रहते हैं उतने हम भी कंसर्न रहते हैं। समाज में एक अजीब तरह का तनाव है, और ख़ास तौर से जो पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर विभाजन का भी प्रयास हुआ आतंकवादियों की ओर से, और बहुत तरह की चीज़ें हुई। फिर एक युद्ध जैसी स्थिति भी बनी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ऐसे समय में लोगों की मनः स्थिति जो थी, उन सब चीज़ों को लेकर भी आप लोगों के आपने कुछ काम किया होगा, कुछ भाव आया होगा, कोई संदेश देना चाहते हैं उसको? ऐसे समय में एक ही भाव रहता है कि देश का शीर्ष नेतृत्व जैसा विचार कर रहा है उसके साथ उसके पीछे खड़े होना, उसके सभी विषयों को संपूर्णता में देखना और एक दूरदृष्टि को ध्यान में रखना। जैसे इस बार सरकार की घोषित नीति थी कि हम आतंकवादियों के जो सोर्स स्थान हैं उनको टारगेट करेंगे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था, बाद में यही ध्यान में आया। तो इसलिए वो जो सरकार ने निर्णय किया वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उन्होंने तैयारी की, उन्होंने उसका परिणाम भी निकाल के दिखाया। और इतना ही नहीं, चाहे कूटनीतिक प्रयास होंगे, चाहे सैनिक एक्शन होगा, चाहे सामाजिक दृष्टि से होगा, जो जो टारगेट सरकार ने तय किए उनको अचीव किया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन कमज़ोर देश है, छोटा देश है, तो पश्चिमी राष्ट्र उसके पीछे खड़े हो गए, युद्ध लंबा कर दिया और रूस उनके ट्रैप में फंस गया, और आज तक 3 साल के बाद भी फंसा हुआ है। भारत के शीर्ष नीति नियंताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि पाकिस्तान कमज़ोर देश होने के बावजूद तुरंत उसके पक्ष में लोग आ जाएंगे, आए भी लोग, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों से हमने पहले से ही दूर करके रखा, उनको सारी जानकारी दे के रखी, बता के रखा, अपना टारगेट बताया, वैसा करके भी दिखलाया। उसका परिणाम हुआ कि उनकी सहायता के लिए तुर्की के अलावा और कोई नहीं आया, चीन भी परोक्ष रूप से उनके साथ में आया। और चूंकि हम युद्ध के उन्मादी व्यक्ति नहीं हैं, हमको अपने देश को एक दिशा में लेके जाना है, विकास करना है, पूरे विश्व में अच्छा उसका स्थान बनना है। इसलिए पश्चिमी देशों की जो छिपी हुई रणनीति है कि उसके ट्रैप में फंसाना, तो भारत ने युद्ध विराम करके उनकी सारी मंशा को विराम लगा दिया। एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसा आप कह रहे थे कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने से ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है। देश में कई तरह के तनाव हैं, आपस में अविश्वास है, सांप्रदायिक सौहार्द पर भी कई तरह से हमले होते रहे हैं। ख़ासतौर से जो विदेशी ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, इनके भी प्रयास कुछ उसी तरह से थे। पहलगाम में भी ऐसी ही कोशिश की। तो ऐसे समय में लोगों के बीच में एक सकारात्मकता पैदा हो, विश्वास का भाव पैदा हो और बेहतर समाज बने, उसके लिए आरोग्य भारती क्या करता है? अंतिम सवाल है। आरोग्य भारती तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम करेगा जी।
एक सामान्य नागरिक के नाते से जो एक सामान्य नागरिक का दायित्व होना चाहिए काम करता है, लेकिन स्वास्थ्य जागरण करके लोगों को स्वस्थ जीवन शैली बताना, पर्यावरण के लिए मोटिवेट करना, स्वच्छता के लिए तैयार करना, ऐसा करने से तो सकारात्मक भाव भी उत्पन्न होता है और सकारात्मक भाव ही व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को एक सही दिशा में लेके जाता है। और इसलिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, अगर हमारी देखने की दृष्टि ठीक है, उसमें एक विचार है, एक दूरदृष्टि है, तो हर चीज़ में से हम अच्छाई खोज लेंगे, हर एक को दिशा दे सकते हैं और हम जो वास्तविक काम कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसके माध्यम से समाज सेवा भी कर सकते हैं और वही राष्ट्र सेवा के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। मेरा सवाल इसमें यही था कि जो मनोविकार, मनोविकृति, इस तरह की जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, उसके लिए भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। हाँ, वही उसके लिए वही है कि सकारात्मक हम कोई गोष्ठी करें, कोई सेमिनार करें, कोई सिंपोजियम करें, कोई साहित्य निकालें, या जैसे अभी आपने अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को बताया, वह फेसबुक को बताया, तो उसमें सकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी। जी, इस पर कोई रिसर्च की आवश्यकता है इन सब चीज़ों के लिए? करने वाले कर सकते हैं, एनालिटिकल ब्रेन कर सकते हैं रिसर्च की आवश्यकता, लेकिन आवश्यक नहीं है। समाज बहुत हर चीज़ में गहराई में नहीं जाता है। समाज सामान्य चीज़ों से प्रभावित होता है, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। हमको प्रत्यक्ष देखेगा उतने से ही प्रभावित हो जाएगा, हमको माने किसी को भी। तो हाँ, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग है, उसको आंकड़े चाहिए, उसको एनालिसिस चाहिए, उसको दूरदृष्टि चाहिए, उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय। आरोग्य भारती किस तरह से काम करता है, केंद्रीय कार्यालय भोपाल में क्यों है, यहाँ से संचार का बहुत अधिक उपलब्धता थी, इसके अलावा साथ साथ कोरोना काल में किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया गया और किस तरह से देश विदेश में जुड़े। ये वो समय था जब लोगों को मालूम ही नहीं था कि इलाज क्या है, तो लोगों के मन में भय कम करना, लोगों में को जागरूक करना, और ख़ास तौर से आरोग्य भारती का काम ये है कि किसी भी रोग से ग्रसित होने के पहले उससे बचने के लिए क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं और उसके आगे क्या किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, आरएसएस का एक प्रकल्प है, उनसे प्रेरित है, लेकिन सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने अंदाज में काम करते हैं। राजनीति में बहुत सीधा दखल नहीं है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में क्या ज़रूरी है, चुनाव के समय लोगों को उस तरह से प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।